हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन के प्रकार कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये एग्ज़ाम में आता भी है ये क्वेश्चन कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। तो मूल्यांकन क्या होता है? एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया होती है। सतत का मतलब होता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगा, और जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात करके उचित अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए जांच की जो प्रक्रिया होती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं अति लघु में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और जिसका उद्देश्य होता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करने की प्रक्रिया होती है, और इसे ही मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, और जो होता है इसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन यानी छात्रों का शैक्षिक मूल्यांकन की जांच करने के लिए परीक्षा जो होता है, एग्ज़ाम होता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है। मतलब किसी का अगर मूल्यांकन करना हो तो एग्ज़ाम लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो परीक्षा के आधार पर, मतलब मूल्यांकन हेतु परीक्षा को दो भागों में बांटा जाता है। परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार होते हैं मूल्यांकन के? दो प्रकार होते हैं। ये बुक का है और ये डीएलएड थर्ड सेम के नोट्स है। आपको इसी बेस पे याद करना है। अदरवाइज मूल्यांकन तीन प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिलेबस में हमारे दो मूल्यांकन, टाइप्स ऑफ मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। इसमें है परिमाणात्मक मूल्यांकन। पहला क्या है? अ, ये परिम ये होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन। ओके, दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन को क्वांटिटेटिव कहते हैं और गुणात्मक मूल्यांकन को क्वालिटेटिव कहते हैं। ठीक है, दोनों लिखा हुआ है मैंने, आपको समझ आ जाएगा। फिर मैंने ये ग्राफ मतलब पैरा के थ्रू बताया है। परिमाणात्मक मूल्यांकन तीन प्रकार के होते हैं, मतलब इस पे जांच का जो स्तर होता है तीन होता है। ये आप देख रहे हो, तीन होता है। ठीक है, पहला होता है ओरल टेस्ट, दूसरा होता है रिटन जिसे लिखित परीक्षा कहते हैं, तीसरा होता है प्रैक्टिकल परीक्षा। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा होता है। इसी तरह इसको देख लेते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। गुणात्मक मूल्यांकन भी जो होता है उसमें भी उसके प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है जांच की सूची और स्तर माप होता है। दूसरा होता है अवलोकन जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं इंग्लिश में। फिर होता है घटनावृत्त। क्या होता है? घटनावृत्त। और साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहते हैं इंग्लिश में। तो आप देख रहे हो कि मतलब परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन दो प्रकार होते हैं मूल्यांकन के। ठीक है, और फिर परिमाणात्मक मूल्यांकन को तीन भागों में बांटा गया है: मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। फिर गुणात्मक मूल्यांकन जो है उसको चार भागों में बांटा गया है: जांच की सूची और स्तर माप, फिर अवलोकन निरीक्षण, घटनावृत्त, साक्षात्कार। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है परिमाणात्मक मूल्यांकन या क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। तो जो विद्यालय में होता है, विद्यालय के स्तर पर ली जाने वाली प्रविधियाँ परिमाणात्मक होती है। जो जो भी विद्यालय स्तर पर होता है वो होता है परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव फॉर्मेशन होता है। अब डिफरेंस भी पूछ सकता है कि गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन में अंतर भी पूछ सकता है। तो मैं आगे बताऊंगी कि क्या अंतर हो सकता है। आप अभी ये पैरा वाइज पढ़ लो कि पैराग्राफ में आप कैसे पढ़ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंसेस निकाल सकते हो, डिफरेंसेस के पॉइंट निकाल सकते हो। फिर इन प्रविधियों के परिणाम संख्यात्मक अथवा परिमाणात्मक होती है। क्या होती है? संख्यात्मक या परिमाणात्मक होती है। फिर जो प्राय बालकों की उपलब्धियों ज्ञात करने के लिए से संबंधित होता है, मतलब बालकों के अचीवमेंट से संबंधित होता है कि बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो प्रकार होते हैं, इसके तीन प्रकार बताए थे मैंने। फर्स्ट जो प्रकार है, फर्स्ट प्रकार जो है मैंने सॉरी फर्स्ट प्रकार जो है मौखिक है। फर्स्ट क्या है? मौखिक। मौखिक जो होता है इसे ओरल टेस्ट कहते हैं, और ये क्या होता है? एक परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है। इसमें क्या होता है? मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम उपयोग ग्लेडाइट्स किसने किया था? ग्लेडाइट्स ने किया था, ने शुरू किया था, और तत्पश्चात सुप्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे प्रणाली का भी प्रारंभ किया था। उसके बाद जो ग्लेडाइट्स थे उन्होंने प्रारंभ किया था, उसके बाद सुकरात ने इसका प्रयोग भी किया। ठीक है, प्राचीन काल में इस मौखिक परीक्षा का प्रयोग किया जाता था, तब रिटन परीक्षा नहीं होती थी। तब वैदिक काल ये सब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से मौखिक परीक्षाएं ली जाती थी। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि
उसके बाद बता रहा है कि छात्र को ज्ञान के मूल्यांकन की यह विधि मुख्यतः व्यक्तिगत होती है। क्या होती है? इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल परीक्षाएं ली जाती हैं। इसमें क्या है, एक पर्सन को बुलाकर मौखिक टेस्ट लिया जाता है, जैसे आपने विद्यालय में देखा होगा वाइवा होता है, उसी तरीके से ही होता है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके अभिव्यक्ति एवं क्षमता, उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। ठीक है, कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, उसको बुला के पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कि मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कुछ प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से मौखिक परीक्षाएं ली जाए। पहला है, लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मौखिक है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। दूसरा है, छात्रों को उत्तर देते समय बीच में नहीं टोकना चाहिए, उनको आंसर देना चाहिए। फिर लंबी शब्द वाली प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। फिर दूसरा है लिखित परीक्षा। लिखित को रिटन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम हो रहे हैं अब। और इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रश्न। आपने एग्ज़ाम दिए, आपने जब एग्ज़ाम देखते हो आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें प्रश्नों के जो होते हैं 4 प्रकार भाग होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ, अतिलघु, लघु, उत्तरी। लघु और दीर्घ दोनों क्या होते हैं? निबंधात्मक प्रकार होते हैं। अगर पूछ सकता है कि एग्जाम में कि निबंधात्मक जो परीक्षा होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। फर्स्ट ये है, दूसरा ये अति लघु, लघु। आप शॉर्ट आंसर में ये लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि वस्तुनिष्ठ और जैसे वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्न या दीर्घ में अंतर बताइए। दीर्घ प्रश्नों में अंतर बता सकते हैं या निबंधात्मक प्रश्नों में अंतर बताइए। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड मैंने ऐड की है, लेट्स सी। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकारों का वर्णन करिए। ये भी क्वेश्चन आया है और अंतर भी आ जाता है। अब मैं यहाँ पे मैंने भी बताया। ठीक हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न भी आपने देखा होगा कैसे होते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न भी होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों में अंतर क्या होता है, मतलब इन दोनों में, इसमें और इसमें अंतर क्या होता है? निबंधात्मक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं क्या होते हैं, उसमें जो ऑप्शन होते हैं उन मतलब कोई विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक का चुनाव करना होता है। क्या करना होता है? एक का चुनाव करना होता है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत कठिन होती है इसको बनाना। और क्या होता है इसमें जो अंकन होता है, जो स्कोर होता है, वो व्यक्तिगत नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है या व्यक्ति जो आंसर का चुनाव करता है, मतलब उत्तर देता है, वो अपने शब्दों में देता है। मतलब उसका व्यक्तिगत अंकन होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने शब्दों में उसका उत्तर दे देता है, उसमें कोई विकल्प नहीं होता। तो आप ये 2-3 पॉइंट लिख देंगे तो अंतर आप बता सकते हो। एग्जाम में आ सकता है कि शॉर्ट आंसर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों में अंतर बताइए। ठीक है, फिर अब इस पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अभी यहाँ देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिए है साथ में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार का वर्णन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप एग्जाम में आ सकता है कि कितने होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 2 प्रकार के, 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट है प्रत्यय स्मरण, जिसे रिकॉल टाइप कहते हैं। दूसरा है अभिमान रूप या प्रत्याभिमान रूप भी कहा जाता है, या रिकॉग्निशन। ठीक है, प्रत्यय स्मरण का मतलब होता है प्रति स्मरण, मतलब प्रत्यय स्मरण का मतलब हो गया प्रति स्मरण, मतलब पुनः स्मरण दिलाना। प्रत्यय स्मरण का होता है पुनर्स्मरण दिलाना। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पदों में किसी सीखे हुए लक्ष्य को पुनर्स्मरण करके उत्तर दिया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, सिंपल होता है और फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है और रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है। ठीक है, इसमें जैसे विशिष्ट आंसर देना होता है। इसे जो सिंपल है उसमें विशिष्ट एक शब्द में आंसर देना होता है। जैसे पूछ लिया कि कोहलर ने इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत जिस चिंपैंजी पे किया था उसका क्या नाम था, तो आपको एक शब्द में देना है, सुल्तान। विशिष्ट आंसर होता है, स्पेसिफिक आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको पता है कि खाली स्थान भरना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है अभिज्ञान रूप। अभिज्ञान रूप का मतलब होता है रिकॉग्निशन, उत्तर पहचान के आधार पर दिए जाते हैं। ये प्रश्न निम्नलिखित हो। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं एकांतर प्रयुक्त रूप भी हो सकता है, बहुविकल्पी भी हो सकता है, मिलान पद होते हैं, वर्गीकरण पद। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि डिफरेंस वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे ये तो आपको इसमें से भिन्न शब्द पहचानना होता है, उस पर रेखाचित करनी होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया अभी, मिलान पद आपको पता है कि मिलान करना है, जो समान दिख रहे हैं उनको मिलान करो। बहुविकल्पी पद आपको पता है कि 4 प्रश्न होते हैं, उसमें से एक करेक्ट करना होता है। एकांतर प्रत्युक्त मतलब आपको चुनाव करना होता है, एक आंसर देना होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया एक शब्द में, 2 शब्द में, तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर आता है
थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप जो है, इसमें ये देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव और मैंने क्वालिटेटिव बताया था। तो इसमें क्या होता है, प्रायोगिक परीक्षा जो होती है ये थर्ड टाइप है, ठीक है। मूल्यांकन की प्रयोग विधि का, इसे प्रैक्टिकल टेस्ट भी कहा जाता है। और मूल्यांकन की प्रयोग विधि का यह महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा का उद्देश्य ही बच्चे को कुछ करके सीखना। अब प्रैक्टिकल क्या, प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक, मतलब करके, लर्निंग बाय डूइंग, आपको परफॉर्म करना होता है। मतलब आपको टीचर कुछ ऐसा कार्य दे देगी, आपको नमूना बना के उसे टीचर के सामने प्रस्तुत करना। आप जैसे प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई मॉडल बनाते हो, तो जैसे साइंस का आप मॉडल बनाते हो, तो आपको लर्निंग बाय डूइंग, आपको खुद करके बना के लाना होता है। तो इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आंतरिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग, आपको समझ आ रहा है, इंटरनल प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, ठीक है। अब ये आंतरिक प्रयोग क्या होता है, जब किसी सूत्र, आंतरिक प्रयोग से समझ आ रहा है कि जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री ऊपर छात्र को सिद्ध किया जाता है। मतलब कोई सूत्र हो और या कोई मतलब कॉन्सेप्ट हो, उसका हम प्रयोगशाला लैब में उसको परफॉर्म करते हैं। जो भी उपकरण यूज होते हैं लैब में, उनका प्रयोग करके, ठीक है। जिसकी और जिससे उसकी सफलता असफलता का, मतलब जो छात्र करते हैं लैब में प्रैक्टिकल, उसके आधार पर उनकी सफलता और सफलता का निर्धारण, जैसे वो परफॉर्म करते हैं, अगर वो प्रूव कर देते हैं, अगर कोई, जैसे केमिस्ट्री लैब में करते हो आप, बायो के लैब में करते हो, तो इसी प्रकार होता है। यह अधिकतर विज्ञान के विषय में किया जाता है। विज्ञान में अब 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आप विज्ञान में ज़्यादातर इसको करते हो। दूसरा है बाह्य प्रयोग, जिससे इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र जीवन से जोड़कर ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार के रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है। मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं, नैतिक मूल्यों का इसमें विकास होता है, अपने व्यवहार में लाते हैं चीज़ें। ये लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता, आपके रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, आपके व्यवहारिक जीवन से इसको जोड़ा जाता है। जैसे कुछ दूरी पे दौड़कर सत्य बोलना, चित्र बनाना, इस प्रकार के जो होते हैं वो शारीरिक शिक्षा में आते हैं। ये सब्जेक्ट जो होते हैं इस प्रकार के, कला हो गए, होम साइंस हो गया, और कृषि विज्ञान, जैसे मिट्टी में कुछ परफॉर्म करना, पेड़ लगाना, ये सब आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है। लैब में आपको परफॉर्म नहीं करना होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है इवेल्युएशन या मूल्यांकन का, वो होता है गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन अभी तक हमने देखा था, फर्स्ट टाइप हमने देखा था परिमाणात्मक मूल्यांकन देखा था, अब गुणात्मक मूल्यांकन देखेंगे। तो गुणात्मक मूल्यांकन से समझ आ रहा है कि आपका गुणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है, इस अंतर पूछ सकते हैं कि परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें मापन की जो इकाइयाँ निर्धारित होता है। मापन की क्या होती है, परिमाणात्मक मतलब आपको अंक दिया जाता है, आपका मापन की इकाइयाँ होती है। लेकिन गुणात्मक में क्या होता है, ऐसी कोई इकाई निर्धारित नहीं की जाती है। मापन की कोई इकाई निर्धारित नहीं की जाती है, मूल्यांकन की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। ये आपके सामाजिक जीवन से होता है, सामाजिक विज्ञान का होता है, वो विज्ञान का होता है, ठीक है। ये आपका वो भौतिक विज्ञान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी इसमें कोई इकाई निर्धारित नहीं होती गुणात्मक में। मापन की कोई इकाई नहीं कि इसी निर्धारित सीमा पे इतने अंक, इतने इकाइयाँ दी जाएंगी, ऐसा कुछ अंक निर्धारण नहीं होता इसमें, ठीक है। और इसमें जो होता है ये सामाजिक जीवन से रिलेटेड होता है, आपके सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होता है, आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड होता है। तो और इसमें जो होते हैं ये भी 4 प्रकार की बताए मैंने। फर्स्ट जो है जांच एवं सूची और स्तर माप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचि और धारणा और मूल्य आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य में किया जाता है। इसमें जो उसका जो रुचि है, बच्चे की रुचि, उसके रुचियाँ, अवधारणाएं तथा मूल्य, जो वैल्यूज है आदि के संबंध में उपलब्धियां का पता लगाने के उद्देश्य में किया जाता है, ठीक है। जबकि स्तर माप, इसमें 2 दिया है। स्तर माप क्या होता है कि माध्यम से यह जानना जाता है कि किसी छात्र के विशिष्ट गुणों के अन्य छात्रों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब इसमें ये देख रहा है कि अगर कोई बच्चे में विशिष्ट जो गुण है उसके, उस बाकी बच्चों पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये मापा जाता है इसमें, ठीक है। इसमें दूसरा उसके बाद आता है गुणात्मक में अवलोकन और या निरीक्षण। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को कुछ निश्चित समय से देखना और उसके व्यवहार को कुछ बिंदु पर दर्ज करना। मतलब ऑब्जर्वेशन करना, किसी को ऑब्जर्व करना कि वो कैसे कर रहा है, चीज़ों को, काम कैसे कर रहा है, उस पर निश्चित समय के लिए, ठीक है। तो यही होता है अवलोकन। अवलोकन का सही तरीके से दर्ज करने के लिए अवलोकन करता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग करता है, ठीक है। फिर थर्ड आता है कि घटनावृत्त। घटनावृत्त क्या होता है, थर्ड जो टाइप मैंने बोला था घटनावृत्त, इसमें आप
पढ़ रहे हो, देखो कि घटनावृत्त शिक्षार्थियों की, घटनावृत्त से समझ आए कोई घटना, कोई इंसिडेंट जो हुआ है। घटनावृत्त शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना का विवरण या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि में शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, शिक्षक के द्वारा अनुभव किया गया हो, विभिन्न परिस्थितियों में वास्तविक व्यवहार हो सकता है। मतलब कोई ऐसी घटना जो बच्चे में ऑब्जर्व की गई है, जो उसके व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हो, तो ऐसे घटनावृत्त होती है। मूल्यांकन घटनावृत्त जो उसके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो घटना अगर शिक्षक द्वारा ऑब्जर्व की गई होती है, ठीक है, तो उसे घटनावृत्त बोलते हैं। तो ये दिखाता है, घटनावृत्त क्या देता है कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है, कि परिस्थिति से कैसे डील कर रहा है। तो उसकी ऑब्जर्व किया गया उसको कि कोई घटना में वो कैसे अपने आप को फिट कर रहा है, उस घटना के साथ एकोमोडेट कर रहा है, हैंडल कर रहा है सिचुएशन को, ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार आता है, तो ये इंटरव्यू होता है। फोर्थ है ये गुणात्मक प्रकार का, जो गुणात्मक मूल्यांकन है उसका प्रकार। तो इंटरव्यू आपको पता होगा कि क्या होता है, आमने सामने साक्षात्कार, व्यक्तियों में आमने सामने बैठा कर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी एक प्रकार का मौखिकी होती है, मतलब मौखिकी कही जाती है इसको, अभी मैं नीचे दिखा रही हूँ आपको। मौखिक टेस्ट ही होता है एक प्रकार का, लेकिन ये गुणात्मक मूल्यांकन होता है। मौखिक वाला तो वह परिमाणात्मक था, लेकिन ये गुणात्मक वाले में होता है, और इसमें आमने सामने बैठाकर इंटरव्यू लिया जाता है। इनके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब इंटरव्यू के आधार पर कि वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। कैसे जवाब दे रहा है, कि उसकी जो पर्सनालिटी है, वो व्यक्तित्व तो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना उसमें आत्मविश्वास है, उसमें कितना आत्मविश्वास है, इसका पता लगाया जाता है। इसलिए गुणात्मक मूल्यांकन होता है, और इसमें मैंने 4 प्रकार बताए थे आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन के विभिन्न नवाचारों के नाम बताओ। नवाचार क्या होते हैं? मतलब जो नए कार्य किए जाते हैं इस फील्ड में, जो नए कार्य किए गए होंगे, उनको बोलते हैं कि कौन से नवाचार लाए गए हैं, कौन सी नई कार्य लाए गए हैं मूल्यांकन करने के लिए। मतलब ये प्रकार ही है कि मतलब मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं जो नवाचार, मतलब नए लाए गए हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर आप देख रहे हो यहाँ पे कि मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नवाचारों का उत्पन्न हुआ है, मतलब उद्भव हुआ है। इनमें से रचनात्मक तथा आंकलिक क्या होता है, आंकलित, देखो आप, रचनात्मक व आंकलिक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, सामान्यीकृत होता है, और एब्सेटिव मापन होता है जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न बैंक हो गया, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, कंप्यूटर के उपयोग जैसे नवाचारों पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये भी एक मूल्यांकन का प्रकार ही है जो प्रयोग किए जाते हैं, अब इस टाइम प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो थे मिचेल स्क्रेवन जो थे, ये भी आप लिख सकते हो कि मिचेल स्क्रेवन ने सन 1967 में मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया था। फर्स्ट जो था वो रचनात्मक था, जिसे संरचनात्मक, फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक भी कहा जाता है, और योगात्मक, आंकलित या सबमिटिंग मूल्यांकन भी होता है। ये नवाचार के आधार पर किया गया, मतलब नवीन लाए गए मूल्यांकन है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और पूछ सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए, अब आवश्यकता क्यों, महत्व क्यों है, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जैसे मैंने बताया, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। इसकी मैंने एक और वीडियो बनाई है, दोनों में अंतर आ सकता है कि योगात्मक और रचनात्मक में अंतर आता है, तो इसलिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन से समझ आ रहा है कि ये बहुत पहले होता है, इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम, ये जो होता है, ये क्लास के बीच बीच में होता है, मतलब टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो उसका मूल्यांकन करता है। तो इसमें यहाँ पढ़ सकते हो कि रचनात्मक मूल्यांकन करता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, उपयोगिता, सीमाएं आदि का पुनः आकलन करता है, ताकि उस कार्यक्रम योजना की ओर अधिक गुणवत्तापूर्ण व प्रभावशाली बनाए। मतलब ये क्लास के बीच बीच में होता है, डेली होता है। अगर टीचर पढ़ाता है, बच्चों से कुछ क्वेश्चन करता है, तो बच्चे आंसर दे देते हैं, तो वो समझ आता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इफेक्टिव है या नहीं, प्रभावी है या नहीं, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसमें वो सुधार कर सकता है, नई टेक्निक ला सकता है। इसलिए आवश्यकता इसकी है, या आप आवश्यकता में लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आएगा कि रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपने कोई चीज़, मतलब कोई, अगर आपने कोई डिश बनाई, खाना बनाया आपने, तो फर्स्ट टाइम क्या, अगर आप खुद टेस्ट करते हो कि उसमें जो मैंने कुछ सभी कंसंट्रेशन अच्छी है कि नहीं, सब मतलब अमाउंट जो डाला है, सॉल्ट डाला है, कम तो नहीं है, मसाला ज़्यादा तो नहीं है, तो पहले आप टेस्ट करते हो, तो यही आपका होता है रचनात्मक मूल्यांकन। फिर आप क्या करते हो, जब सबको
सर्व करते हो, सबको परोसते हो, तो वो हो जाता है आपका योगात्मक मूल्यांकन, वो फाइनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपका होता है, आप इसमें सुधार करने का मौका मिल रहा है, आप नमक कम है तो नमक ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए में यही सुधार करने का मौका मिल जाता है। और ये इसमें यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे आपके द्वारा छात्रों को पढ़ाने के उपरांत विभिन्न परीक्षाएं, कार्य, क्रियाकलाप, जो टेस्ट लिया जाता है, यूनिट टेस्ट लिया जाता है, इसमें यही आता है। इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, क्योंकि इसके द्वारा यह पता लगता है कि किस बच्चे में कितना ज्ञान अर्जित है और कौन पिछड़ गया है, किस बच्चे में कितनी शैक्षिक सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षक के छात्रों को दोनों में अपने सुधार करने का अवसर मिल जाता है। दोनों को मौका मिल जाता है कि शैक्षिक सुधार करने में, कि बच्चों में कौन पीछे रह गया उसको सुधारने, और टीचर में कमी है कि टीचर मैं पढ़ा नहीं रही हूँ अच्छे से, तो वो अपना ट्राई करेगा अच्छा पढ़ाने का, ठीक है। फिर दूसरा होता है आंकलित मूल्यांकन, जिसे मैंने बताया था योगात्मक मूल्यांकन या सम्मेटिव मूल्यांकन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आकलित या योगात्मक मूल्यांकन की तात्पर्य है पहले से निर्धारित किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री, समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है, जिससे उसके बारे में यह निर्णय लिया जा सके कि वह भविष्य पूर्ण रूप से जारी रखी जा सके या फिर उसके कुछ भागों को जारी रखे अनावश्यक हटा दिया जाए। आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा हो ये टर्म्स, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। ये क्या होता है, ये किसी परीक्षा, मतलब ये बहुत अंत में होता है, ये बीच बीच में नहीं। जैसे वो बीच बीच में होता है, ये सबमिटिंग मतलब लास्ट में होता है। और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होते हैं वो इसमें आते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम, फाइनल ईयर एग्ज़ाम, ये सारे इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, फाइनल रैंकिंग या ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को इसमें प्रोन्नति होती है, बच्चों को प्रमोट किया जाता है दूसरी कक्षा में। इस मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को अन्य कक्षाओं के लिए प्रोन्नत किया जाता है। इसमें सुधार का मौका नहीं मिलता, उसमें सुधार का मौका मिल रहा था, इसमें सुधार का मौका नहीं मिलता। आप ये 3-4 पॉइंट ऐड कर दोगे तो फिर भी सही रहेगा। एंड अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं वीडियो की लिंक शेयर कर दूँगी, आप समझ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू।